एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि एक कैरवान जिसके ऊपर काफी सारा माल लोड होता है वो लोग जंगल के बीच से गुजर कर जा रहे होते हैं। तो वहां पर उस कैरवान का जो ओनर होता है वो काफी ज्यादा घबराया और परेशान होता है क्योंकि उसे पता होता है कि 5 स्ट्रॉन्ग पीक के ऊपर यहाँ पर माउंटेन बैंडर्स रहते हैं और बैंडर्स उनके पास से काफी कुछ लूट कर ले जा सकते हैं। तो वो कहता है कि मुझे कुछ ज्यादा ही बुरी फीलिंग आ रही है, हमें यहाँ पर इस जगह से नहीं गुजरना चाहिए था। मुझे लगता है कि आजकल यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों का राज है और जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर हमारे पर अटैक करके सब कुछ लूट सकते हैं। तो उसने अपने पास यहाँ पर एक एस्कॉर्ट मास्टर को भी हायर किया होता है जिसका नाम सर कैंग होता है। तो उसे कहता है कि सर कैंग आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर कुछ बुरा तो नहीं होगा। तो मास्टर कैंग उसे कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ फिर तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की क्या जरूरत है। वैसे भी आज का यहाँ इस 5 माउंटेन पीक के ऊपर कोई बैंडेड गैंग रहती है, मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन वो एक रैगटैग गैंग है, यानी कि वो एक बहुत ही कमजोर सी गैंग है। वो लोग किसी बड़ी गैंग के साथ ताल्लुक नहीं रखते, यानी कि बहुत ही कमजोर लोग हैं, उन्हें मार्शल आर्ट्स भी नहीं आती। मेरे यहाँ पर होते हुए तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि मेरा टाइटल क्या है, मेरे में सभी लोग मुझे फ्लैश स्वर्ड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर से तुम्हें बड़ी आसानी के साथ इस जगह से पार करवा दूंगा। जबकि वो बंदा कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर फिर भी कुछ बुरा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तो इसी के साथ ही वहां पर एक तीर उड़ता हुआ सीधा उस जीप की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि मास्टर कैंग आगे बढ़ता है और उस तीर को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। तो वो कहता है कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। तो मास्टर कैंग उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, देखो तो जरा यहाँ पर कौन है, देखो तो यहाँ पर चूहे अपनी बिल से निकल कर आए हैं। तो इस बार यहाँ पर सामने दिखाते हैं तो वहां पर 7 लोग उनके सामने खड़े होते हैं। चीफ जो होता है अपने साथियों को लेकर वहां पर आता है और सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग इस वक्त ग्रीन फॉरेस्ट के 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड से गुजर कर जा रहे हो और तुम्हें यहाँ पर टोल टैक्स देना पड़ेगा। अगर तुम टोल टैक्स नहीं दोगे तो यहाँ पर से गुजर कर नहीं जा पाओगे। तो इसी के साथ मास्टर कैंग उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर अपने आप को ग्रीन फॉरेस्ट कह सकते हो। ग्रीन फॉरेस्ट का नाम तो कोई भी यहाँ पर यूज कर सकता है, लेकिन तुम लोग तो सिर्फ 7 लोग और मैंने सुना है कि वो लोग 10 लोगों को यहाँ पर अपना हिस्सा बनाते हैं, अपना झंडा सिर्फ 10 लोगों को देते हैं। तुम लोग यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम लोग यहाँ पर हमारी मानसू मर्चेंट यूनियन को बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे हो। तुम्हें क्या लगा था कि हम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे और तुम्हारे जैसे बैंडर्स को यहाँ पर टोल टैक्स दे देंगे, वो भी ग्रीन फॉरेस्ट किंग के नाम पर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर तुम यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग के नाम पर यहाँ पर टोल टैक्स लेना चाहते हो तो जाओ जाकर अपने ग्रीन फॉरेस्ट किंग को लेकर आओ। अगर वो खुद यहाँ पर होता तो फिर बात अलग थी। तो चीफ कहता है कमीने कहीं के इन लोगों को क्या लगता है कि ये इतनी आसानी से हमें इस तरह से हवा में उड़ा सकते हैं। तो इसी के साथ चीफ अपने साथियों से कहता है कि इनके ऊपर तीरों की बरसात करो। तो हमारा सैमंक उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इनके ऊपर तीरों की बरसात करें। उस आदमी ने यहाँ पर अपने हाथ के साथ ही तीर को पकड़ लिया था। तुम्हारा चीफ उसे कहता है कि उसने एक तीर को पकड़ लिया, अगर हम ज्यादा तीर शूट करेंगे तो उसके बाद वो उन सभी को नहीं रोक पाएगा। हमारे पास जितने भी तीर हैं उन सभी के साथ अटैक करो। उसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे 5 पीक माउंटेन्स के बैंडर्स को इस तरह से मॉक करने की, उसने हमारा मजाक उड़ाया है। और इसी के साथ चीफ अपने साथियों से कहता है कि अटैक करो। वो लोग वहां पर उनके ऊपर तीर चलाते हैं। तो उसके पास यहाँ पर 2-3 लोग ही होते हैं जो कि तीर चला रहे होते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा तो उसके पास लोग हैं ही नहीं। तो मास्टर कैंग बड़ी आसानी से अपनी तलवार निकालते हैं और सामने की तरफ उन तीरों के ऊपर अटैक करते हैं। वो उन तीरों को ब्लॉक कर रहे होते हैं और बड़ी आसानी के साथ वो सारे के सारे तीरों को वहां पर अपनी तलवार के साथ ही ब्लॉक कर लेता है। तुम्हारा चीफ कहता है ये कैसे हो गया। सेकंड ब्रदर कहता है उसने सारे के सारे तीरों को अपनी तलवार से ब्लॉक कर लिया, जबकि चीफ को भी समझ आ जाती है कि उनकी वाट लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मर्चेंट ग्रुप ने अपने साथ जिस बंदे को लाया मास्टर कैंग, वो एक तलवारबाज भी है और साथ ही एक मार्शल मास्टर भी है। तो वो कह रहा होता है कि ये कमीने यहाँ पर अपने साथ एक मार्शल मास्टर को क्यों लेकर आए हैं, जबकि दूसरी तरफ से हमारा जो मास्टर कैंग होता है वो उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कमीनों कहीं कि अब तुम सभी लोग मेरे हाथ से मरने वाले हो। साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े वेट किसका कर रहे हो, अपनी तलवारें निकालो, जाकर इनको मार डालो। ये बस शाम से बैंडर्स है जो यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग के नाम का फायदा उठाना चाहते हैं। जबकि हमारा चीफ जो होता है अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग रेडी रहना, या तो फिर हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं या फिर हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं। तो वो लोग कहते हैं ब्रदर बताओ तो सही करना क्या है। जबकि इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं भागने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक मार्शल मास्टर और साथ ही वो लोग हमारे पर भारी पड़ेंगे। जबकि इसी के साथ ही हमारा जोन उन सभी के बीच से निकल आता है। तो चीफ कहता है कि ये क्या, तुम कहां पर जा रहे हो। तो हमारा जोन जो होता है वहां पर से आगे बढ़ जाता है और कहता है कि सभी लोग पीछे रहो। इन लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे सीनियर ब्रदर्स का मजाक उड़ाने की। नंबर 7 होने के नाते सबसे पहले इन्हें मुझे हराना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हारे तक पहुंचना पड़ेगा। तुम्हारा जोन जब आगे बढ़ता है तो मास्टर कैंग कहता है कि तुम लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा बारबेरिक हो। तुम लोग कमीने लोग जहां पर खुद हट्टे कट्टे पीछे खड़े हो गए और एक बच्चे को तुमने तलवार देकर आगे भेज दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर एक बच्चे की वजह से तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा? तुम्हें लगता है कि ये बच्चा आगे बढ़ेगा और तब तक जब तक मैं इस बच्चे के साथ डील करूंगा तुम लोग यहाँ से भागकर जा सकते हो? तुम्हारा जोन उसे कहता है कि मिस्टर अब तुम यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हो। तो मास्टर कैंग उसे कहता है कि बच्चे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, उन लोगों ने तुम्हें पुश करके यहाँ पर भेज तो दिया है, लेकिन तुम यहाँ पर उनकी तरह नहीं हो, तुम एक बच्चे हो, तुम यहाँ पर उनकी तरह एक्टिंग मत करो। जबकि मास्टर जोन उसे कहता है कि मेरे चीफ ने कहा था कि हम लोग 5 पीक माउंटेन्स के किंग हैं, अगर हम लोग यहाँ के किंग है तो इसका मतलब शायद कोई यहाँ पर हमारा मजाक नहीं उड़ा सकता, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारा मजाक उड़ाने की। तो चीफ भी सोच रहा होता है कि इस लड़के का दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि मुझे लगता
है कि जो बातें तुमने उससे कही थी कि हम लोग इन माउंटेन्स के किंग हैं, वो उसके दिमाग पर सवार हो चुकी हैं और आज वो पहली बार जहां पर आया और उसे लगता है कि बाहर हम लोग इसी तरह काम करते हैं, उसे क्या पता कि बाहर हमें कितनी मार खानी पड़ती है। जबकि हमारा जोन अपनी तलवार लेकर वहां पर मास्टर कैंग के सामने खड़ा हो जाता है तो मास्टर कैंग उसे कहते हैं लगता है कि आजकल के बच्चे इनके अंदर से डर खत्म हो गया है या फिर तुम बेवकूफ हो। और इसी के साथ ही वो कहता है चाहे कुछ भी हो, अब जबकि तुम बैंडिट्स के ग्रुप के साथ हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी बुरी तरह से मार पड़ने वाली है। मैं तुम्हें जान से तो नहीं मारूंगा लेकिन मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटने वाला हूं। जबकि हमारा जोन उसे गाली देता है और कहता है अपना गंदा मुंह बंद कर, तुझे क्या लगता है कि तुझे यहाँ पर बच जाएगा, मैं तुझे यहाँ पर खुद मारने वाला हूँ। तुझे बात सुनने के बाद सेकंड ब्रदर कहता है कि सीनियर ब्रदर तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस बच्चे के साथ इस तरह की बातें ना किया करो, अब तो उसने गाली देना भी शुरू कर दिया, वो सेम टू सेम तुम्हारी जैसी बातें कर रहा है जैसे तुम गाली देकर बात करते हो। तो वो कहता है माफ करना, मैं तो बस यहाँ पर उसके सामने उसे पंप अप करने के लिए इस तरह की बातें करता था। तो इसी के साथ ही मास्टर कैंग भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे गाली देने की, अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो। और बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं हमारे जोन के ऊपर अटैक करने के लिए। और जैसे वो जोन के करीब पहुंचकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाते हैं, इसी के साथ ही चीफ चलाकर उसे कहता है जोखा वहां पर से पीछे हटो। और उसके बाकी के ब्रदर्स भी काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तो वो तलवार जो होती है हमारे जोन के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाती है, लेकिन इसी के साथ हमारे जोन अपने ब्लेड को घुमाकर तलवार को ब्लॉक करता है और उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है, जिसकी वजह से मास्टर कैंग पीछे की तरफ गिर जाते हैं और उनका ब्लेड भी दो टुकड़ों में कट जाता है। तो मास्टर कैंग पीछे हटते हैं और कहते हैं ये अभी भी यहाँ पर हुआ क्या, और बाकी के सभी लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं ये हुआ क्या। तुम्हारे जोन की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ओरा निकल रहा था और उस ओरा को महसूस करने के बाद मास्टर कैंग समझ जाता है कि यह लड़का कोई आम लड़का नहीं है बल्कि एक मार्शल मास्टर है। जब मैंने इस लड़के के ऊपर अटैक किया तो मेरी तलवार इसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन इसने बहुत ही करीब से मेरे अटैक को अवॉइड कर लिया, इसने अटैक को डॉज कर लिया है। ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर एक सुप्रीम पीक राम का मार्शल मास्टर मेरे सामने खड़ा हो। और ऊपर से यहाँ पर इसकी तलवार का मसला क्या है, इसने तलवार को स्विंग किया लेकिन मैं इसकी तलवार को स्विंग करते हुए देख भी नहीं पाया। तुम्हारा जोन उसे कहता है क्या हो गया, क्या तुम यहाँ पर दोबारा अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे। तो मास्टर कैंग उसे कहता है रुको रुको जरा रुको तो सही, मुझे यहाँ पर अपना वेपन चेंज करने दो, मेरी तलवार टूट चुकी है। तुम्हारा जोन उसे कहता है हाँ ठीक है तुम अपनी तलवार को चेंज कर सकते हो। और साथ ही हमारा जोन उसे कहता है कि इस बार यहाँ पर थोड़ा मजबूत वेपन लेकर आना, किसी खास लोहे का वेपन लेकर आना, क्योंकि पहली बार भी मैं यहाँ पर तुम्हारी गर्दन काटने वाला था, शुक्र करो कि मैंने अपने ब्लेड को थोड़ा सा पीछे खींच लिया वरना तुम्हारी गर्दन काट जाती। तो मास्टर कैंग अपनी गर्दन की तरफ देखता है, उसकी गर्दन के ऊपर वाकई में कट लगा होता है जो पहले उसे महसूस नहीं हुआ था कि वहां पर सिर्फ उसकी तलवार नहीं कटी। इसी के साथ ही वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अगर यहाँ पर वाकई में ये मेरे ब्लेड के साथ मेरी गर्दन भी काट सकता था और इसने जानबूझकर ब्लेड को पीछे खींचा है तो फिर तो पक्का ये सुप्रीम पीक राम का मास्टर है। तो मास्टर कैंग इसी के साथ उसके सामने अपना सर झुका देते हैं और कहते हैं कि प्लीज मास्टर मुझे बख्श दें, हम लोग यहाँ पर आपको सारा टोल टैक्स देने को तैयार है, जितना टैक्स आपको चाहिए हम उतना टैक्स देने को तैयार है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कितनी यंग एज के साथ इस लड़के ने यहाँ पर ब्लेड एनर्जी को यूज करना सीख लिया है, अगर ये लड़का मेरे ऊपर एक दो अटैक करता है तो फिर मैं तो यहाँ पर मारा जाऊंगा। तुम्हारा जोन भी हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि ये हुई ना बात, लगता है कि आज हमें काफी सारे पैसे मिलने वाले हैं। और उसके सीनियर ब्रदर्स तो हैरान परेशान पीछे खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये क्या हुआ, यहाँ पर हुआ क्या, मास्टर कैंग ने उसके सामने सिर क्यों झुका दिया है। तो मास्टर कैंग को हरा देता है, मास्टर कैंग खुद ही वहां पर घुटने टेक देता है और कहता है कि तुम्हें जितनी टोल टैक्स फीस चाहिए उतनी तुम ले सकते हो। और इस बात से बाकी के सभी सीनियर ब्रदर्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ कैसे हो गया, इसने यहाँ पर मास्टर कैंग को कैसे हरा दिया। लेकिन उन्हें वहां पर से काफी सारी टोल टैक्स फीस मिलती है, यानी कि वे काफी बड़ा बैग भरकर टोल फीस लेकर वहां पर से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा चीफ जो होता है वो जोखा से कहता है कि जोखा तुमने वहां पर किया क्या। तो जोखा कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस वहां पर उसकी तलवार को काटा। तो वो उसे कहता है लेकिन तुमने यहाँ पर इस तरह की तलवारबाजी की टेक्निक कहाँ से सीखी है। तो जोखा कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि सीनियर ब्रदर सेकंड ब्रदर ने मुझे यहाँ पर ये टेक्निक सिखाई थी, उसने मुझे डीमन स्लैशिंग ब्लेड टेक्निक सिखाई थी, डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक सिखाई थी, वही टेक्निक तो मैंने यहाँ पर यूज की है। तो ये बात सुनने के बाद से चीफ वहां पर सोच रहा होता है ये जहाँ पर इसने जो टेक्निक यूज की थी वो डीमन स्लेइंग ब्लेड टेक्निक के जैसी ही थी, लेकिन डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक और साथ में मैंने जिस टेक्निक को मास्टर किया हुआ है वो टेक्निक हेवन एंड अर्थ ब्लेड टेक्निक है, वो दोनों ही लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, वो इस लेवल की टेक्निक्स नहीं है कि उन टेक्निक्स के साथ किसी दूसरे के ब्लेड को काटा जा सके। मुझे लगता है कि टेक्निक्स तो बहुत ज्यादा लोअर लेवल की है, लेकिन इस लड़के की इंटरनल एनर्जी और इस लड़के की मार्शल आर्ट्स को समझने की सलाहियत बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इसने यहाँ पर लो लेवल की टेक्निक्स को भी हाई लेवल की टेक्निक्स में बदल दिया है। फिर साथ ही चीफ उसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है कि इसने यहाँ पर इस टेक्निक को सीखा है और इसको अच्छे से मास्टर किया है। तो हमारा चीफ उसे कहता है कि क्या तुम वापस जाने के बाद हमें डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक दिखा सकते हो, क्या तुम अपनी टेक्निक दिखाओगे कि तुमने कैसे उसको मास्टर किया, हम लोग भी देखना चाहेंगे। तो यही पर नेक्स्ट सीन जो होता है 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा जोन जो होता है सभी के सामने अपनी तलवारबाजी की टेक्निक का प्रदर्शन दिखाने लगा है। वो अपनी तलवार को उठाता है, उसे कहता है कि जरा गौर से देखना, और इसी के साथ ही हमारा जोन वहां पर अपनी तलवारबाजी को परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वहां पर उनके सामने अपनी तलवार के साथ स्ट्राइक्स लगाकर उनको दिखाता है वो सभी लोग बहुत हैरान हो रहे होते हैं। तो फाइनल के ऊपर वो सामने एक बड़े से पेड़ के ऊपर अपनी स्ट्राइक लगाता है, जैसे वहां पर डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक के साथ पेड़ पर स्ट्राइक लगाता है तो बड़ा सा पेड़ जो होता है वहां पर दो टुकड़ों में कट जाता है ग्राउंड के
मौके पर गिर जाता है। अब ये देखने के बाद सभी लोग हैरान परेशान वहां पर खड़े होते हैं कि इसने ये कैसे खा लिया। ये डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि सेकंड ब्रदर जिसने उसे ये टेक्निक सिखाई थी वो खुद भी ये सब कुछ नहीं कर सकता, जबकि हमारा योन जो है वो इतना सब कुछ कर सकता है। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग फिर साथ ही उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं और भागते हुए उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं कि सेवंथ ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की हो, क्या तुम हमें ये टेक्निक सिखा सकते हो? हम भी यहाँ पर ये टेक्निक सीखना चाहते हैं। हमें तो लगा था कि तुम एक कमजोर से लड़के हो, इसी वजह से हम तुमसे यहाँ पर खाना पकवाने का बर्तन धुलवाने का काम करवाते रहे हैं। तो इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा कूल हो, मैंने यहाँ पर पहली बार किसी को इस तरह से मार्शल आर्ट्स परफॉर्म करते हुए देखा है, क्या तुम नेक्स्ट टाइम ये टेक्निक मुझे भी सिखा सकते हो? तुम आज योन उसे कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, ये इतनी भी खास टेक्निक नहीं थी, मैं यहाँ पर सभी को सिखा सकता हूँ। तो जबकि चीफ साइड के ऊपर खड़ा होता है, साइड के ऊपर खड़े होकर सेकंड ब्रदर से कहता है डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक इतनी भी स्ट्रॉन्गर हो सकती है, क्या तुमने कभी सोचा था? वो कहता है नहीं, डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकती, ये लड़का है जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मुझे लगता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ वो दोनों वहां पर सोच रहे होते हैं कि यार ये लड़का आया कहां से है, हमें ये लड़का कैसे मिला और इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से फाइव पीक माउंटेन्स का दिखाया जाता है, क्योंकि काफी वक्त गुजर चुका है, 2-4 महीने गुजरने के बाद अब ये लोग जो होते हैं हर जगह के ऊपर जाते हैं जहां पर हमारा योन फ्रंट पर आगे जाता है और जाकर उनके एस्कॉर्ट्स के साथ जो भी उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं उनके साथ फाइट करता है और उनके पास से उनको फाइट में हराकर उनके पास से टोल टैक्स फीस ले लेते हैं। तो यहाँ पर इनका बड़ा ही आसान हो चुका है, क्योंकि अब हमारे योन को मार्शल आर्ट्स आती है और मार्शल आर्ट्स अपनी तलवारबाजी के साथ अपने ओपोनेंट्स को हरा देता है और ओपोनेंट्स को हराने के बाद उनके पास से काफी अच्छी खासी रकम लेते हैं। तो हमारे जोन का नाम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फेमस होता जा रहा है। फाइव पीक माउंटेन्स के ऊपर हमारे जोन का नाम बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है डीमन स्लेइंग ब्लेड स्वॉर्ड मैन के नाम से। तो इसी के साथ उसके नाम के पोस्टर भी लग चुके हैं, जहां तक कि म्यूरमलाइज के अंदर भी लोगों को पता चल चुका है कि फाइव पीक माउंटेन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल मार्शल मास्टर आया है, जो कि हालांकि काफी ज्यादा यंग है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है यानी ग्रीन फॉरेस्ट का वो बेस जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, जिसे वहां पर से गुजरना होता है, उससे वहां पर पैसे देने पड़ते हैं। इसी वजह से अब यहाँ पर इन लोगों के पास काफी सारे नए मेंबर्स भी ज्वाइन करवाने के लिए आते हैं। सेकंड ब्रदर कहता है कि पिछले 1 महीने में हमारे पास बहुत सारे नए रिक्रूट्स आए जो कि चाहते हैं कि वो हमारे बेस का हिस्सा बन जाए। तो चीफ भी उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये सब कुछ जोखा की वजह से हो रहा है, क्योंकि जोखा की रेपुटेशन आसपास के गांव में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे ठल्ले लोग हमें ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं। और इस बार भी उनके पास काफी सारे लोग आए होते हैं, हर रोज यहाँ पर नए लोग उनके पास आते हैं। तो इसी के साथ हमारा सेकंड ब्रदर कहता है कि इन सभी लोगों को मिलाकर हमारे पास टोटल 25 लोग हो जाएंगे जो कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। और हमारे पास तो काफी सारे मेंबर्स हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अब ग्रीन फॉरेस्ट के किंग जब वापस आएंगे तो आने के बाद देखेंगे कि हमारे पास लोग पूरे, हमें सिर्फ 10 लोग इकट्ठे करने थे। तो नेक्स्ट सीन जो होता है हमें 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है कि अब जबकि इनके पास लोग ज्यादा हो चुके हैं तो इन्हें यहाँ पर जंगल में लकड़ी काट कर अपने लिए बेस बनाना होगा। तो वो लोग वहां पर अपने लिए रहने के लिए घर बनाते हैं और साथ ही वहां पर अलग अलग रूम्स बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं, अड्डे बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर उन्होंने अपने लिए रहने के लिए बंदोबस्त कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर दिखाते हैं कि इनमें से एक घर जो होता है उसके अंदर कुछ नए लोग आते हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल 25 पहले थे और उसके बाद जब 5 नए लोग आते हैं तो 5 लोग जो होते हैं वो कुछ ऐसे शैतान लोग होते हैं जो कि खुद यहाँ पर चीफ बनना चाहते हैं। तो वो लोग इनके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। तो इनमें से एक एल्डर होता है जिसने अपने एक बंदे को वहां पर काम पर लगाया होता है। तो वो उसे कहता है कि सर आपको यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है कि नंबर 1 से लेकर 6 तक जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा कमजोर हैं। वो लोग तो अगर उन्हें आप एक पंच भी मारेंगे तब भी वो लोग मर जाएंगे, यानी कि वो इतने कमजोर हैं, उनमें से कोई भी आपका मुकाबला करने के लायक नहीं है। और ऊपर से उनका चीफ और वाइस चीफ दोनों बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तो ये बंदा जो होता है इसका नंबर 29 होता है और बंदा जो होता है वहां पर अपने चीफ को सभी सारी बातें बता रहा होता है। उसे बताता है कि इनका जो चीफ है उसने एक टेक्निक को मास्टर किया हुआ है जिसे हीवन एंड अर्थ ब्लेड टेक्निक कहा जाता है, जिसे उसने यहाँ पर एक ड्रग पैडलर से सीखा था। कभी वो भी यहाँ पर एक ड्रग पैडलर हुआ करता था और उसी से यहाँ पर उसने इस टेक्निक को सीखा था। और उनका जो वाइस चीफ है जो सेकंड ब्रदर है उसने डीमन स्लेइंग ब्लेड टेक्निक को सीखा और शाओलिन के मॉन्क से, लेकिन वो भी उसको ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये जो एल्डर होता है ये एल्डर इसका नंबर 26 होता है और ये यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस होता है क्योंकि इसे यहाँ पर एक डीमन का टाइटल दिया गया होता है। तो एल्डर नंबर 29 की बात सुनने के बाद कहता है कि ऐसा कैसे चलेगा जबकि यहाँ पर जो हायर अप्स हैं उन सभी की मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा लो लेवल की हैं। इस तरह के किसी लो लेवल के लोगों को हम लोग कैसे सर्व कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पर इनको ज्वाइन करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए, बल्कि हम लोग यहाँ पर इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर कब्जा करने के लिए आए हैं। लेकिन साथ ही एल्डर कहता है कि मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि जबकि इनका चीफ और वाइस चीफ इतने ज्यादा कमजोर है तो फिर इन्हें यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों का झंडा क्यों मिला होगा? ग्रीन फॉरेस्ट के एल्डर्स तो यहाँ पर परखने के बाद इन लोगों को अपना झंडा देकर गए होंगे। तो नंबर 29 उसे कहता है कि सर क्या वाकई में ये लोग ग्रीन फॉरेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं? तो एल्डर से कहता है बेवकूफ कहीं कि तुम यहाँ पर क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर इस बारे में नहीं पता कि ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा इन लोगों के पास है, ग्रीन फॉरेस्ट के मेंबर्स हैं ये लोग। तो इसी वजह से तो हम लोग भी यहाँ पर आए हैं ताकि हम लोग इन लोगों को मारकर खुद चीफ बनकर ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बन सके, क्योंकि वैसे ग्रीन फॉरेस्ट को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ग्रीन फॉरेस्ट के लोग यहाँ पर इतनी आसानी के साथ किसी को
इनको अपना अपना मेंबरशिप नहीं देते। लेकिन अब जबकि यहाँ पर इनको अपनी मेंबरशिप पहले से मिल चुकी है, तो हम लोग अगर चीफ को हटाकर चीफ की जगह के ऊपर खुद चीफ बन जाते हैं, तो फिर हमें बड़ी आसानी से ग्रीन फॉरेस्ट को ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा। मैं तो कई सालों से यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट को इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ कि उसके बाद मुझे ऑर्थोडॉक्स कमीने लोगों के सामने अपने सर नहीं झुकाने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट की अपनी एक अलग पावर है। तो ये बात सुनने के बाद 29 उसे कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, मैं यहाँ पर इस बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहा, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये लोग ग्रीन फॉरेस्ट की मेंबरशिप में हैं। लेकिन जिस तरह से आपने यहाँ पर मुझे बताया है और जिस तरह से यहाँ पर इनके चीफ और वाइस चीफ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों को यहाँ पर इन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए था। फिर यहाँ पर इन्हें क्यों एक्सेप्ट किया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ नंबर 7 की वजह से हुआ है। नंबर 7 जियोन जियोखा, जो कि यहाँ पर बाकी सभी लोगों से पावरफुल है, और मुझे लगता है कि वो जितना उसके बारे में कहा गया उससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो यहाँ को हटाकर खुद चीफ बनने के बारे में सपने देख रहा होता है। इसी के साथ ही यहाँ पर नंबर 29 जब उसे कहता है कि आपको लगता है कि जियोन जियोखा नंबर 7 वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में यहाँ पर बातें काफी ज्यादा फैल रही हैं। तो एल्डर उसे कहता है कि मैंने खुद उस लड़के को एक्शन में नहीं देखा, इसी वजह से मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि क्या वाकई में वो स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं है, क्योंकि आजकल वेदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम लोग जहाँ से बाहर नहीं जा रहे, हम लोग पेट्रोल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे, इसी वजह से मैं उस लड़के को देख नहीं पा रहा। जब किसी के साथ ही बाहर से उन्हें आवाज आती है, वो उसे कहता है किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो जियोन जियोखा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हम जैसे दो एल्डर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों के सामने वो टिक सकता है? हमारे जैसे मार्शल मास्टर्स के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसी के साथ ही वो एल्डर से कहता है तो फाइनली तुम भी यहाँ पर आ गए हो, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए कोई अच्छी न्यूज लेकर आए हो? तो दूसरा एल्डर से कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज लेकर आया हूँ। ग्रीन फॉरेस्ट के लोग यहाँ पर अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑर्थोडॉक्स अलायंस के लोग भी अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहे हैं, यानी कि दोनों यहाँ पर अपनी अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब जबकि यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट को भी अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना था, उन्हें 5 माउंटेन पीक के ऊपर अपने लिए एक बेस चाहिए था, इसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर उन्हें जो लोग मिले उनको यहाँ पर हायर कर लिया, उन्हें यहाँ पर मेंबरशिप दे दी। उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि ये लोग कितने ज्यादा कमजोर है, उन्हें बस यहाँ पर इस 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर इसके बेस चाहिए था, इसी वजह से उन्हें यहाँ पर उनको अपना हिस्सा बना लिया। तो पहले वाला एल्डर उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ नाम के ग्रीन फॉरेस्ट की मेंबरशिप में है, बाकी यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इस बेस का चीफ कौन है, उन्हें यहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी यहाँ पर आकर इसका चीफ बन जाए, उन्हें बस यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए और यहाँ पर स्ट्रॉन्गर लोग चाहिए जो कि उनके लिए काम कर सके। तो दूसरा एल्डर से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने यहाँ पर इस मसले को बहुत ही हाई देखा है, मैंने यहाँ पर यह अंदाजा लगाया है कि ये लोग यहाँ पर बिल्कुल बेवकूफ लोग हैं, ये लोग यहाँ पर रैंकिंग मैच रखते हैं, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर उनके सामने जाकर रिक्वेस्ट करें कि हमें यहाँ पर रैंकिंग में हायर रैंकिंग चाहिए और हम लोग आगे वाले को चैलेंज करना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर हमें चैलेंज करने का मौका देते हैं। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर चीफ को हटाकर जब चीफ को हराकर चीफ बन जाएंगे, तो फिर हम लोग बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट इस जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग तो बस यहाँ पर एक छोटी मोटी गैंग है जो कि चोरी चुकारी करते हैं, हम लोग यहाँ पर असली एल्डर्स हैं जो कि इस ग्रीन फॉरेस्ट गैंग को चला सकते हैं। वहां पर उनके साथ 3 और उनके मेंबर्स होते हैं, वो लोग भी उनके सामने सर झुकाते हैं और कहते हैं कि हम आप दोनों एल्डर्स के ऊपर काउंट करते हैं कि आप लोग यहाँ के नए चीफ और वाइस चीफ बनेंगे और उसके बाद आप लोग यहाँ पर हमें भी अगले लेवल्स में लेकर जाएंगे, यानी कि हमें भी यहाँ पर 7 ब्रदर्स के अंदर एंट्री मिलेगी। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, एक बार हम लोग यहाँ पर हायर अप्स को क्लीन कर दें, उसके बाद तुम सभी लोगों को तो पहले 7 रैंकिंग्स में लेकर आएंगे और तुम सभी लोगों की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी जो कि तुम लोग हमारे साथ हो। साथ ही एल्डर्स खुद भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि यहाँ पर एक मौका उनकी झोली में आकर गिर गया है, जहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के लोग उन्हें यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि वो सारी जिंदगी अगर यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के दरवाजे के सामने बैठे रहते तब भी कभी उन्हें यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की एंट्री नहीं मिलनी थी। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उनके किचन रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर माँ जोखा और वो लड़की दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। लड़की बर्तन धो रही होती है और उसे कहते हैं कि जोखा क्या तुमने सुना है कि जो नए लोग यहाँ पर आए हैं 25 के बाद जितने ऊपर के 5 लोग आए हैं वो लोगों ने यहाँ पर आकर रैंक फाइटिंग के लिए रिक्वेस्ट की है और चीफ ने उनकी रैंक फाइटिंग को एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारा जोन उसे कहता है कि हाँ ये तो आम सी बात है, जहाँ पर सीनियर ब्रदर ने कहा था कि रैंक फाइटिंग हो सकती है, वो लोग अपने रैंक को हायर अप करने के लिए जहाँ पर एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं, तो इसमें इतनी भी क्या बात है। तो इसी के साथ ही हमारी वो लड़की से कहती है कि मुझे लगता है कि जहाँ पर चीफ को उनको सजा देनी चाहिए। तो जोन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि हमें उन्हें सजा देनी चाहिए। तो वो लड़की से कहती है कि मैंने जहाँ पर वहाँ पर उनके पास से गुजरते हुए उनकी बातें सुनी थी, जब मैं उनके घर के पास से गुजर कर जा रही थी तो वो 5 एल्डर्स वहाँ पर बैठकर हमारे चीफ का मजाक उड़ा रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि हमारे चीफ ने और वाइस चीफ ने जो टेक्निक्स को सीखा हुआ है वो बहुत ही लो लेवल की टेक्निक्स है और इन टेक्निक्स के साथ इन लोगों को यहाँ पर चीफ और वाइस चीफ किसने बना दिया, किसी बेवकूफ ने इन्हें चीफ बनाया होगा। इन जैसे लोगों को तो यहाँ पर हमारे जूते चाटने चाहिए। ये बात सुनते ही मैं जोखा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो टेबल भी तोड़ देता है और अपने प्रेशर को रिलीज करता और कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि वो लोग कहाँ पर मिलेंगे जिन लोगों ने यहाँ पर हमारे चीफ का मजाक उड़ाया है। तो वो लड़की से कहती है कि मुझे ये बात श्योर नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर
उनके घर के पास से गुजरते हुए ये बातें सुनी थी। मुझे श्योर है कि वो 5 लोग ही थे जिन लोगों ने यहाँ पर रैंक फाइटिंग के लिए कहा है। तुम्हारा जियोन गुस्से के साथ उस तरफ आगे बढ़ता और कहता है कि मैं उन्हीं के पास से जाकर पूछ लेता हूँ कि उन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सीनियर ब्रदर्स का मजाक उड़ाने की। यहाँ पर अगर रहना है तो यहाँ पर मेरे सीनियर ब्रदर्स की इज्जत करनी होगी। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है उस घर की तरफ आगे बढ़ता और काफी गुस्से में होता है। जबकि फोर्थ ब्रदर उसी टाइम वहां से बाहर निकल रहा होता है तो उसे कहता है कि जोखा तुम कहां पर जा रहे हो इतनी रात के वक्त और इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि फोर्थ ब्रदर मैंने सुना है कि कुछ न्यूबीज ने यहाँ पर हमारे चीफ का मजाक उड़ाया है। मैं यहाँ पर ऐसे लोगों की जुबान खींच लूंगा जिन लोगों ने मेरे चीफ का मजाक उड़ाया। उन लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर चीफ और वाइस चीफ का मजाक उड़ाने की। तो फोर्थ ब्रदर उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर न्यूबीज को मार डालोगे? अगर तुम यहाँ पर न्यूबीज को मार डालोगे तो फिर यहाँ पर काम कौन करेगा? हम लोग इतनी मुश्किल से यहाँ पर नए बंदों को रिक्रूट कर रहे हैं और अगर तुम जाकर उनको मार डालोगे तो फिर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी यहाँ पर ये सब मसलों को चीफ को संभालने दो। चीफ को अच्छी तरह से पता है कि लोगों को किस तरह से हैंडल करना है। तो हमारा जोन उसे कहता है कि क्या मतलब है, क्या चीफ को सब कुछ पता है? तो फोर्थ ब्रदर उसे कहता है हाँ चीफ को सब कुछ पता है और चीफ यहाँ पर तुम्हारे लिए ज्यादा परेशान रहते हैं। वो ये भी सोच रहे थे कि अगर तुम्हें यहाँ पर पता चल गया तो फिर तुम जाकर उन लोगों को वाकई में मार डालोगे। अगर तुम इनमें से कुछ लोगों को मार डालोगे तो बाकी के सभी लोग डर कर भाग जाएंगे कि हम लोग तो अपने लोगों को मार डालते हैं, इसलिए प्लीज यहाँ पर शांत हो जाओ। कल जहाँ पर जब रैंकिंग फाइट की बारी आएगी उस वक्त तुम लोगों को अच्छा सबक सिखाएंगे और चीफ खुद यहाँ पर उनको सबक सिखा सकते हैं। आ जाओ तुम मेरे साथ आ जाओ, हम लोग अंदर चलते हैं। कल हम लोग हो सकता है कि इनकी एक एक टांग और एक एक बाजू काट दे जिसके बाद ये लोग यहाँ पर सबक सीखे। और इसी के साथ अगला दिन आता है जिस दिन यहाँ पर हमारा चीफ उन लोगों से कहता है तो तुम वो 5 लोग हो जिन लोगों ने यहाँ पर रैंकिंग फाइट के लिए रिक्वेस्ट की थी। वैसे तो हम लोग यहाँ पर रैंकिंग फाइट यूजुअली नहीं रखते, जब मेरा दिल करता है तब मैं यहाँ पर रैंकिंग फाइट अनाउंस करता हूँ, लेकिन क्योंकि तुम 5 लोगों ने यहाँ पर एक साथ रिक्वेस्ट किया है तो फिर ठीक है हम लोग आज के दिन यहाँ पर रैंकिंग फाइट रखेंगे और आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। तुम 5 के अलावा भी अगर कोई यहाँ पर रैंकिंग फाइट करवाना चाहता है तो वो यहाँ पर अपना नाम बताया कि वो किसको चैलेंज करना चाहता है। जबकि वहीं पर चुलसान का दोस्त उसे कहता है कि मुझे अब ये मत कहना कि तुम भी यहाँ पर फिर से ट्राई करना चाहते हो, कहीं तुम्हें फिर से यहाँ पर अपनी रैंकिंग को तो नहीं बढ़ाना। वो उसे कहता है नहीं मुझे अपनी रैंकिंग को नहीं बढ़ाना, मेरा नंबर 8 ही ठीक है, क्योंकि अगर नंबर 8 से मुझे 7 पर जाना है तो फिर मुझे उस मॉन्स्टर को चैलेंज करना पड़ेगा और उसे मैं कभी हरा नहीं सकता। इसी के साथ ही वहाँ चीफ कहता है कि ठीक है अब जो लोग यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हैं वो सभी लोग सामने आ जाओ। तो इसी के साथ ही वो 5 लोग जो होते हैं वो सामने आ जाते हैं। तो एल्डर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर इतनी ऊंची आवाज में बात करने की, तुम हमारे चीफ होने के लायक नहीं हो, तुम एक लो लेवल के इंसान और तुम्हें यहाँ पर जरा आहिस्ता बात करनी चाहिए। तो चीफ उसकी बात सुनने के बाद हैरान तो होता है कि ये तो यहाँ पर डायरेक्टली सभी के सामने बदतमीजी कर रहा है। तो इसी के साथ ही दोनों एल्डर्स अपने साथ अपने 3 टपोरी लेकर वहां पर सामने आ जाते हैं। तो वहां चीफ कहता है तो फिर तुम वो 5 लोग हो जो लोग यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हो, तो बताओ कि तुम यहाँ पर किसको चैलेंज करना चाहते हो। मैं तुम्हें यहाँ पर रूल्स के बारे में बता देता हूँ। अगर तुम यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हो तो नंबर 7 से ऊपर जितने लोग हैं उनमें से तुम रैंडमली किसी को भी चूज कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो 8 को भी चूज कर सकते हो, 10 को चूज कर सकते हो, 15 को चूज कर सकते हो, लेकिन नंबर 7 से नीचे तुम्हें एक सीक्वेंस में चैलेंज करना होगा। यानी पहले नंबर 7 को हराना होगा, फिर 6 को 6, फिर उसके बाद 5 को और उसके बाद तुम्हें एंड तक मुझ तक पहुंचना होगा। ये डूल्स बहुत ज्यादा फेयर एंड स्क्वेयर होने वाली है और जो भी इसके रिजल्ट्स होंगे तुम सभी लोगों को रिजल्ट्स को मानना होगा, क्योंकि अगर तुम रिजल्ट्स को नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें स्ट्रॉन्ग होल्ड से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो रिजल्ट्स को मानो और अपनी रैंकिंग को मानो या फिर चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ। तो एल्डर उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर नंबर 1 बनना चाहते हैं, यानी कि हम लोग इस सेक्टर के चीफ बनना चाहते हैं। तुम्हारा चीफ उसे कहता है हाँ ये तो अच्छी सोच है कि तुम यहाँ पर चीफ बनना चाहते हो, उम्मीद करता हूं कि तुम बाद में यहाँ पर पछताओगे नहीं। तो इसी के साथ ही एल्डर आगे हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि हम लोग इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पछताने वाले। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर इस बारे में पछताएंगे? बल्कि पछताना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम एक बहुत ही लो लेवल के मास्टर हो और तुम यहाँ पर अपने आप को एक मास्टर या फिर एक चीफ कैसे कर आ जाते हो। और चीफ उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी गद्दी के लिए फाइट करनी है तो फिर तुम्हें यहाँ पर पहले नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, 4 और 3 को हराना होगा और उसके बाद तुम यहाँ पर चीफ और वाइस चीफ तक पहुंच सकते हो। तो वो दोनों एल्डर से कहता है कि हम तुम्हें हराएंगे और जरूर हराएंगे। क्या तुम्हें हमारे बारे में पता भी है कि हम लोग कौन हैं? हम लोग हीनान के नोटोरियस डीमंस हैं, हम लोग मार्शल मास्टर्स और हम लोग यहाँ पर तुम्हारे जैसे किसी बेवकूफ इंसान के नीचे तो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। तुम्हारे जैसा एक बेकार इंसान जो कभी यहाँ पर एक ड्रग पैडलर हुआ करता था और तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक भी बहुत ज्यादा घटिया है। और इसी के साथ ही वहां पर उसके लोग जो होते हैं वो भी मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ यहाँ पर इसे लगता है कि अपनी हिवन एंड अर्थ ब्लेड टेक्निक के साथ यहाँ पर हम सभी के ऊपर राज कर सकता है। इसे लगा था कि यहाँ पर ये चीफ बनकर बैठा रह सकता है, हमें यहाँ पर तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तो सेकंड ब्रदर वहां पर काफी गुस्सा हो रहा था। तो चीफ उसे कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, यहाँ पर इन्हें जो बकवास करनी है करने दो, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा क्या ये लोग यहाँ पर अपनी बकवास को दोबारा कर पाते हैं या नहीं। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि उनमें से एक एल्डर जो होता है वो आके बढ़ता है और आखिर हमारे चीफ के सामने थूक देता है। उसके सामने थूकता है और उसे कहता है कि आज का वेदर कुछ ज्यादा ही चिली है, मुझे लगता है कि मुझे जुकाम हो गया है। अब जल्दी से बताओ कि यहाँ पर फाइट कैसे स्टार्ट करनी है, किसके साथ यहाँ पर स्टार्ट करनी है, ताकि हम लोग यहाँ पर इस फाइट को खत्म
कर सके और हम लोग यहाँ पर टॉप के ऊपर बैठ सके। जबकि हमारा जोखा वहां पर पीछा खड़ा होता है, हमारा जोखा बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। हमारे जोखा को वहां पर गुस्से को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब यहाँ पर फाइट स्टार्ट होगी तो सबसे पहली बारी तो उसी की आने वाली है। तो उसी के साथ ही हमारा चीफ उसे कहता है कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर सीक्वेंस में फाइट करनी होगी, तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर जोखा को हराना होगा। तो उसी के साथ ही उसे कहता है जोखा तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तो एल्डर्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम लोग यहाँ पर अपना सारे का सारा भरोसा एक बच्चे के ऊपर प्लेस कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि यहाँ पर नंबर 7 को हम लोग नहीं हरा पाएंगे, ये बच्चा आसपास कुछ ज्यादा फेमस हो चुका है। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने जानबूझकर इस बच्चे के बारे में ये रूमर्स फैलाए हैं। हम लोग यहाँ पर आज खुद देख लेंगे कि ये बच्चा कितना स्ट्रॉन्गर है। इस बच्चे को तो हम लोग चुटकी बजाकर हरा देंगे। लेकिन जैसे हमारा जोखा जो होता है वहां पर पीछे सभी के बीच से निकलकर आगे की तरफ बढ़ता है, इसी के साथ ही वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ट्रमेंडस पावर निकल रही होती है। इतनी पावरफुल एनर्जी जो कि गुस्से की वजह से निकल रही होती है, उस एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ ये दोनों एल्डर्स महसूस कर पा रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों ही मार्शल मास्टर्स होते हैं और वो लोग महसूस कर रहे होते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से किलिंग इंटेंट निकल रहा है। वो इतना खास और पावरफुल किलिंग इंटेंट है कि दोनों एल्डर्स अगर उसके सामने जाएंगे तो वो उन्हें मार डालेगा। तो मार्शल उनके सामने आने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पर यही सोच रहा था कि मैं यहाँ पर अपने गुस्से की वजह से ही मर जाऊंगा, लेकिन फाइनली यहाँ पर मुझे मौका मिल ही गया है। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर इस तरह से पीटने वाला हूं कि तुम में से अब कोई भी दोबारा कभी मेरे चीफ के बारे में इस तरह की बात नहीं कर पाएगा। वहां जॉन उनसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि तुम में से कौन यहाँ पर पहले आना चाहेगा। तो इसी के साथ ही वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब इनमें से कौन आगे बढ़े। तो वो लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब कौन पहले आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से तो पावरफुल किलिंग इंटेंट निकल रहा है। तो दोनों ही एल्डर्स जो होते हैं पीछे की तरफ घूमकर देखते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स की तरफ। तो इसी के साथ उनका साथी से कहता है कि एल्डर्स आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। तो एल्डर से कहता है कि हमें लगता है कि पहले तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। वो एक बच्चा और एक बच्चे के खिलाफ हम एल्डर्स कैसे जाकर फाइट कर सकते हैं, जाओ जाकर तुम फाइट करो। जबकि दूसरा एल्डर भी उसे कहता है कि हाँ हम लोग यहाँ पर लो रैंकर्स को पहले आगे भेजना चाहते हैं, और वैसे भी वो भी एक लो रैंक का वॉरियर है। नंबर 7 के साथ तुम लोग फाइट करो, उसके बाद हम लोग चीफ और वाइस चीफ के साथ फाइट करके उनको हराएंगे। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़का जो होता है वो समझ जाता है कि ये दोनों कमीने यहाँ पर उसे डर रहे हैं, क्योंकि उसे भी यहाँ पर वो किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा होता है। वो कहता है कि थोड़ी देर पहले तो आप लोगों ने कहा था कि आप लोग खुद ही यहाँ पर सभी फाइट्स करेंगे, अब यहाँ पर आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे फाइट करने के लिए पहले जाना है। तो इसी के साथ ही वो लड़का कहता है कि मेरे पेट में यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, मैं आज यहाँ पर ये रैंकिंग फाइट नहीं कर पाऊंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि उस बंदे को देखकर लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। मेरी सिक्स सेंस मुझे कह रही है कि अगर मैं उसके सामने गया तो वो मुझे मार डालेगा। इसी के साथ ही वहां पर दूसरा टकले वाला जो होता है उसे धक्का देता है और सामने की तरफ गिरा देता है। तो वो लड़का कहता है कि जेलो अब तो यहाँ पर मेरी वाट लगने वाली है। तो हमारा जोन उसे कहता है तो पहले तुम हो। तो उसे लगता है जैसे उसके सामने एक बहुत ही बड़ा दानव खड़ा हो जो कि अपने पांव के नीचे उसे स्टॉर्म करके मार डालेगा। और वो लड़का सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, अब मेरी बारी तो आ ही चुकी है, लेकिन मुझे यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी। यानी कि उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेज ही दिया है, तो मैं सारी जिंदगी यहाँ पर लो रैंक्स के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। अगर मुझे यहाँ पर इस फाइट को जीतना है तो फिर मुझे कोई चालबाजी करनी होगी। तो वो लड़का सोच रहा होता है कि मैंने सुना है कि ये लड़का जो है ये तलवारबाजी का माहिर है, तो अगर मैं यहाँ पर इसे किसी तरह से पंचीज के साथ फाइट करने का कहूँ तो फिर मैं इसे हरा पाऊंगा। तो इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि मेरा नाम चुल इल्बू है और मैं यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन तो नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रैंकिंग फाइट कर रहे हैं तो हमें तलवारें यूज करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर पंचीज को यूज करें। तुम्हारा जोन कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो पंचीज को यूज करते हैं। और इसी के साथ वो लड़का बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ता है ताकि हमारे जोन को जाकर पंच मार सके। जैसे वो जोन के करीब पहुंचता है इसी के साथ हमारा जोन उसे पंच मारता है, उसके कुछ दांत टूट जाते हैं और बेचारा उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। अब बाकी के दोनों एल्डर्स बेचारे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और हमारा जोन कहता है कि अब बताओ कि तुम में से अगला कौन है। तो उसके बाद टकले वाले की बारी आती है, वो कहता है कि मेरा नाम योंग स्वोंग है और हम लोग और मैं भी यहाँ पर फिस्ट फाइट करना चाहता हूँ। तुम्हारा जोन कहता है हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही हमारा जोन उसके पेट में भी एक पंच मारता है। जबकि उसके बाद तीसरा बंदा जिसका नाम वैंग जोंग होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर तलवार यूज करना चाहता हूँ। तो जोन कहता है हाँ क्यों नहीं, बस उम्मीद करता हूँ कि तुम बाद में इसमें बारे में पछताओगे नहीं। और इसी के साथ ही हमारा जोन अपनी तलवार के साथ उसकी बॉडी के ऊपर एक कट लगा देता है जिससे वो भी वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद जोन कहता है बताओ कि तुम दोनों में से कौन आगे बढ़ेगा। वो दोनों ही एल्डर्स बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और कहते हैं कि अब क्या करें, इसने यहाँ पर हमारे 3 वॉरियर्स को इतनी आसानी से हरा दिया, इसका मतलब यह है कि जितना इसके बारे में सोचा था ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तुम्हारा जोन कहता है कि तुम दोनों बुड्ढे खुसट वहां पर खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आना चाहते, क्या तुम्हें यहाँ पर रैंकिंग में हायर पोजीशन नहीं चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर बस आपस में डिसाइड कर रहे हैं, हम दोनों एल्डर्स की पावर लेवल तकरीबन सेम है, हम दोनों में डिसाइड नहीं हो रहा कि हम दोनों में से कौन आए। तुम्हारा जोन कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से जो मर्जी यहाँ पर आ जाओ। जब किसी के साथ ही एल्डर जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहा था, कहता है कि इस लड़के को देखो तो जरा, 3 लोगों को हराने के बाद ये अपने आप को कुछ ज्यादा एरोगेंट समझ रहा है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर इसके साथ कोई चालबाजी करनी होगी। तो एल्डर इसी के साथ ही अपनी जेब के अंदर हाथ डालता और अपना फैन निकाल लेता और अपना फैन निकालने के बाद उसे कहता है कि मेरा नाम बेग ग्यो है, मैं किसी ऐसे बंदे के खिलाफ अपनी तलवार को नहीं उठा सकता जो कि सेम स्ट्रॉन्ग होल्ड का हिस्सा हो, यानी कि तुम भी हमारी टीम का हिस्सा हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ तलवार कैसे यूज कर सकता हूँ। तुम्हारा जोन कहता तो
फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर अपनी तलवार को यूज नहीं करूंगा। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि लो, मैंने इस लड़के को यहाँ पर बेवकूफ बना दिया। इससे शायद अंदाजा नहीं है कि मैं अपने फैन को भी तलवार की तरह यूज कर सकता। और इसी के साथ ही एल्डर अपना फैन लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं पर से अपने फैन को घुमाकर जब जॉन के ऊपर अटैक करता है तो मार जॉन अपने बाजू के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इस बार मार जॉन को काफी दिक्कत हो रही होती है। तो इसी के साथ ही एल्डर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और उसे कहता है कि अब देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ क्या ही कर पाते हो। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी तलवार के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर एक नॉर्मल फैन से फाइट कर रहे हो। और दूसरी तरफ दूसरा एल्डर सोच रहा था कि कमीना मास्टर ग्यूज एक बहुत ही कमीना इंसान है। इसने उस बच्चे को बेवकूफ बनाकर उसके पास से तलवार को रखवा दिया और इसका फैन ये तो यहाँ पर पत्थरों को भी तोड़ सकता है। इसके फैन के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही पावरफुल फैन है। ये तलवार की तरह अपने फैन के साथ किसी चीज को काट भी सकता है और अगर चाहे तो पत्थरों को स्मैश भी कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि वो लड़का जो है इसके सामने नहीं टिक पाएगा। तुम्हारा जॉन अभी तक अपने बाजू के साथ ही वहां पर उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारा फैन एक रेगुलर फैन नहीं है। तो वो एल्डर उसे कहता है कि हाँ, मेरा फैन एक रेगुलर फैन नहीं है, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुमने खुद फैसला किया अपनी तलवार को छोड़ने का। उसी के साथ तुम्हारा जॉन गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि बुड्ढे खूसट कहीं के, तुमने यहाँ पर चीटिंग करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और इसी के साथ ही हमारे जॉन को जैसे वहां पर मौका मिलता है वो उसके मुंह पर आकर एक पंच दे मारता है और सिर्फ एक ही पंच उसके मुंह पर पड़ता है, जिसकी वजह से एल्डर के भी दांत टूट जाते हैं और वो उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है। तो अब उस एल्डर को हराने के बाद हमारा जॉन जो होता है वो आखिरी एल्डर की तरफ देखता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारी बारी, अब बताओ क्या तुम तलवार यूज करना चाहते हो या फिर तुम पंचेस यूज करना चाहते हो। यहाँ पर हमारी एपिसोड 17 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या बस यहाँ पर ये सब कुछ सेटल हो जाएगा या फिर अभी कोई और है जो कि इनकी रैंकिंग को चैलेंज करने के लिए आ सकता है।